आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से कर रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान का मीडिया भी ये पूछ रहा है कि क्या जेल में इमरान खान की मौत का दावा सच हो सकता है। इमरान खान से उनके वकील की आखिरी मुलाकात 24 दिन पहले 4 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से लेकर आज तक इमरान खान के बारे में कोई खबर ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की सरकार को इन दावों का खंडन करना चाहिए था और इमरान खान की बहनों को उनसे जेल में मुलाकात करने की इजाजत देनी चाहिए, तब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही और इसी बात से पीटीआई के तमाम नेता और कार्यकर्ता आशंकित है और उन्हें यह डर सता रहा है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसे अब छिपाया जा रहा है। और कुछ नेता तो यहां भी दावा कर रहे हैं यहां तक कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, जहां आसिम मुनीर उन्हें फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है और इसी के खिलाफ पाकिस्तान में खूब हंगामा हो रहा है। देखिए लगभग तीसरे दिन लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर उनके परिवार के लोग, उनकी बहनें लगातार सड़कों पर बनी हुई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सरकार न वकील को, न डॉक्टर को, न परिवार को, किसी को इमरान खान से मिलने नहीं दे रही है? ये रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? और इसीलिए शक का दायरा बढ़ रहा है, सस्पेंस भी बढ़ रहा है। जब से इमरान खान की मौत का दावा हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार का रवैया काफी संदिग्ध रहा है। सरकार चाहती तो वो बिना वक्त गवाए इन दावों का असली सच दुनिया को बता सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर से मिलने दे सकते हैं, वकील से मिलने देना तो उनका अधिकार है। 24 नवंबर से अब तक अडियाला जेल को कुल 8 पत्र भेजे गए, लेकिन जेल प्रशासन ने किसी भी पत्र को मंजूर ही नहीं किया। जेल प्रशासन को यह प्रस्ताव भी दिया गया कि परिवार, वकीलों, डॉक्टर्स में से किसी एक व्यक्ति को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन अडियाला जेल के अधिकारी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्यों? उल्टा पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए अडियाला जेल के बाहर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। 700 अतिरिक्त जवान तैनात हैं जो रबर बुलेट्स, टीयर गैस से लेस है, तैयार है कि अगर जरा भी भीड़ आक्रामक होती है तो उनको कैसे पीछे खदेड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नाम की लगातार चर्चा हो रही है और वो नाम है सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का। आखिर क्यों? पीटीआई के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि अडियाला जेल और अडियाला जेल का रिमोट एक ही आदमी के हाथ में है और वो है आसिम मुनीर, यानी उनका सेना प्रमुख। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की साजिश हो सकती है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो यह चेतावनी दी है कि अगर जेल में इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो कोई नहीं बचेगा। सुनिए। और ये लोग डटे हुए हैं। बीते दिन भी आपने देखा था, यही नारे वहां लगाए जा रहे थे। आज शाम भी यही नजारा। इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान का ध्यान आप देख रहे हैं इमरान खान को लेकर है कि आखिर इमरान खान को किस वजह से छिपाया जा रहा है, तब उसी वक्त जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का पहला सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, जो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तान में इसके लिए संविधान को बदल दिया गया है और वहां 27वां संशोधन हुआ है, जिसके तहत आसिम मुनीर मरते दम तक पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, एक के बाद एक मुनीर अपनी जड़ें मजबूत करता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ जो ये मेडल्स बार बार उसको दे रहा है, ये सम्मान दे रहा है, वो बूट पॉलिश पीएम आज समझ रहा है कि उसकी हाथ से सब कुछ निकल चुका है। वैसे तो पहले से ही गया हुआ था, लेकिन जब से ट्रंप का हाथ इस मुनीर पर पड़ा है तब से और भी साफ है कि शहबाज शरीफ की अब कोई भी हैसियत वहां रह नहीं गई है। इधर अब तक पाकिस्तान में सीडीएफ जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। इसकी जगह पाकिस्तान में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन चुना जाता था, थल, वायु और नौसेना के बीच समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। लेकिन आसिम मुनीर इतना चालाक निकला कि उसने पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरकार पर दबाव बनाकर पाकिस्तान में एक ऐसे संविधान में संशोधन कराया जिससे उसे कई नए अधिकार मिल गए और सीमित शक्तियां मिल गई हैं। जैसे सीडीएफ होने के नाते अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में आ जाएगा। पाकिस्तान की जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है सभी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रख सकती है। उसके चीफ का चुनाव आसिम मुनीर द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा सीडीएफ का पद तीनों सेनाओं में सबसे शक्तिशाली पद हो जा रहा है। ये देखिए,
परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर के हाथ में। दरअसल ये सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए ही मुनीर ने किया है, कराया है, करवाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जानता है कि ऐसे मुनीर के खिलाफ यानी आर्मी के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता है। इमरान खान वैसे ही जेल में इन दिनों मौजूद है, उनके परिवार वाले जो भी दावे करें, लेकिन इन सब के बीच अभी तक तो यही जानकारी है कि वो वहां पर मौजूद है। और ऐसे में शहबाज शरीफ जानता है कि अगर मुनीर के हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उसकी भी क्या फितरत होने वाली है। एक वक्त पर इमरान खान को बनाने वाला कौन? यही सेना। परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान अब बन चुका है, मुनीर के हाथ में है। तीनों सेनाओं की कमान किसके हाथ में? मुनीर के हाथ में। कोई कानूनी केस नहीं चल सकेगा, आजीवन गिरफ्तारी नहीं हो सकती है मुनीर की। सेनाओं से जुड़े फैसले लेने को भी आजाद है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ को भी यही चुनने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति इस वक्त हो गई है और क्यों मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान बन गया है। मैं ऐसी बात आपको कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अब चुनी हुई सरकार जिस भी तरीके से चुनी गई हो, पूरे पाकिस्तान में अब यही है कि मुनीर, मुनीर और मुनीर। पूरी कहानी यही हो गई है। अब साफ दिख रहा है कि मुनीर जो तय करेगा वही पाकिस्तान में होगा। और इसीलिए आज बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से सैन्य कमांड, यहां नहीं वहां की आर्मी के चंगुल में आया हुआ देश है और अब लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात रह गई है। इसके अलावा आसिम मुनीर चाहे तो आजीवन पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनकर रह सकता है। और अभी तो आसिम मुनीर सिर्फ 56 साल का है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अब बचा खुचा लोकतंत्र भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि आजीवन पाक सेना का ये प्रमुख रहेगा। कोई भी नेता, कोई भी पीएम बन के आए, कोई प्रेसिडेंट बने, वैसे ही दोनों जो पार्टियां थी सबसे बड़ी, वो आपस में घुल मिलकर सरकार चला रही हैं। जो एक वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ थी, जो एक दूसरे के साथ लड़ती थी चुनाव, वो मिलकर सरकार चला रही हैं। और उन सब के बीच ये चेहरा आसिम मुनीर का, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है, आजीवन बन चुका है। कोई भी पीएम बने, कोई प्रेसिडेंट बने, अब इसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं हटाया जा सकता है। ये संविधान में संशोधन करवा लिया है आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर को सीडीएफ के पद से सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब पाकिस्तान की संसद में महाभियोग लाया जाए और 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाए, जो कि भविष्य में आसान नहीं होगा। सभी जानते हैं मुनीर से पंगा, सेना से पंगा, एक छोटी सी परेशानी लेना वहां के नेताओं को कितना भारी पड़ता है। आजीवन जेल में सड़ते रहना पड़ता है और अंत भी कईयों का बहुत बुरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसिम मुनीर इमरान खान को अपना जानी दुश्मन मानता है, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ 8 महीने में आसिम मुनीर से आईएसआई चीफ की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और आसिम मुनीर को अलग थलग कर दिया था। और हो सकता है कि इस बार भी इमरान खान की मौत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके पीछे आसिम मुनीर की ही कोई साजिश हो। आप पाकिस्तान के मीडिया को सुनिए, जो ये कह रहा है कि शायद तालिबान के मुद्दे से पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान की मौत की खबरों का सनसनीखेज उसको और भी बनने दे रहे हैं, उसको और हवा दे रहे हैं, जानबूझकर इमरान खान से नहीं मिला रहे। और ऐसा मुमकिन है कि अचानक उसको फिर मीडिया के सामने ले जाया जाए, क्योंकि फिलहाल तो बार बार कहने के बावजूद परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो तालिबान से कैसे ध्यान हटाए? इमरान खान को काम पर लगा दिया है। देखिए, यह आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया कभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर उंगली नहीं उठाएगा। वहां तो सरकार ने कुछ वक्त पहले से यह सर्कुलर जारी किया था कि टीवी चैनल और अखबार के पत्रकार इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते। जी हां, विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि अब तो आपने देख ही लिया है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी का उनका खुद का बेटा बिलावल भुट्टो है, जिन्होंने अब नवाज शरीफ की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी से हाथ मिला लिया है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं वहां पर। तो वहां पर अब विपक्ष के नाम पर तो कोई है नहीं, अगर है तो इमरान खान, और इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है पाकिस्तान में। वहां शुरुआत से ही इन खबरों को दबाया गया है कि इमरान खान की इस हालत के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, और आसिम मुनीर इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को अपना जानी दुश्मन मानता है। यहां एक और थ्योरी यह है कि इमरान खान उस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं जहां पिछले कुछ महीनों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले बढ़े हैं, और पाकिस्तान में इन दोनों कड़ियों को भी आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन सारी खबरों और दावों के बीच इमरान खान का परिवार अब बहुत डरा हुआ है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके पिता को 845 दिन 845 डेज पहले गिरफ्तार किया गया था, और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में
एक मृत्यु कक्ष में रखा गया है और ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया, ना कोई फोन कॉल या कोई मैसेज, कुछ भी किसी की बात हुई हो। कासिम खान का यह भी कहना है कि यह सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है और पाकिस्तान की सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। इसके अलावा इमरान खान की बहनें भी लगातार ये कह रही हैं कि अगर सब कुछ सही है, मान लीजिए ये सब अफवाह है, तो इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वकील तक को, डॉक्टर तक को रोका जा रहा है? और उन्होंने अब इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जबकि पाकिस्तान की सरकार एक नया बहाना लेकर आई है। पाकिस्तान के मंत्री अपने मीडिया में इंटरव्यू देकर यह बता रहे हैं कि भारत का मीडिया इमरान खान की मौत के दावे कर रहा है, जबकि अब तो बस यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा युद्ध के दौरान भी फेक नैरेटिव चलाने के लिए वहां पर कई हैंडल्स थे और उनका कई लोग भारत में भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब एक बार फिर से वो भारत को लेकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये भारत का मीडिया ही है जो बार बार बता रहा है कि ऐसे दावे हैं, अफवाहें हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अफगानिस्तान से एक बार ध्यान हट जाए, उसके बाद आसिम मुनीर इमरान खान का एक वीडियो भी जारी कर देगा। उस दिन मेरी ये बात याद रखिएगा। और अगर मौत की पुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ी खबर कोई होगी नहीं। देखिए, भारत के मीडिया के दबाव पर इमरान खान को उनके परिवार से बिल्कुल नहीं मिलवाया जाएगा। अब ये थ्योरी वहां दी जा रही है कि भारत का मीडिया कह रहा है कि इमरान खान को परिवार से मिलने देना चाहिए, इसलिए हम मिलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इंडिया की नहीं मान सकते। सुनिए, जितने बेतुके ये, इतनी बेतुकी इनकी बातें। पाकिस्तान में इस वक्त प्रमुख रूप से तीन पार्टियां हैं, जिनमें पहली पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। किसकी? नवाज शरीफ की पार्टी। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, तो इन दोनों भाइयों की पार्टी है। दूसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि पीपीपी, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो कि अंग्रेजी में उर्दू बोलते हैं, उनकी पार्टी है। और तीसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और ये इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी दोनों मिलकर आज की तारीख में पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, और इस सरकार को सिर्फ एक ही पार्टी चुनौती दे सकती है और वो पार्टी है इमरान खान की पार्टी पीटीआई। ऐसे में अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई भी पार्टी शरीफ परिवार, बिलावल भुट्टो की पार्टी को सत्ता से हटा नहीं पाएगी। और यही वजह है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए इमरान खान का जिंदा रहना जरूरी है। अगर इमरान खान वापस से पाकिस्तान की सत्ता में वापसी करते हैं तो वो सीडीएफ बने आसिम मुनीर को भी चुनौती दे पाएंगे। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है और इन्हीं वजहों से इमरान खान की जान को खतरा भी बताया जाता है। यह माना जाता है कि नवाज शरीफ का आसिम मुनीर के साथ हमेशा अच्छा इक्वेशन रहा है। तो अब जब आसिम मुनीर ने बहुत ताकत लगाकर उनकी पार्टी को सत्ता में लाने का काम पूरा किया है, तो उनको भी वापस पीएम शहबाज शरीफ अपने भाई को बनाने के बाद उसका सिला नवाज शरीफ बख्श रहे हैं। इमरान खान से आखिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, और अगर आप बता सकें आप लोगों की पिछली मुलाकात इमरान खान से कब हुई थी, कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात को मेरे ख्याल मुझे अब अगर एग्जैक्ट याद नहीं, 4-5 हफ्ते तो हो गए जब से उनको किसी से उनका कोई राब्ता, कोई बात या किसी ने उनको देखा भी नहीं है इतने दिनों में। तो उसकी जाहिर फिक्र सबको है, क्योंकि ये लोग इतने डेस्परेट है इस वक्त हुए हैं पाकिस्तान में, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान है। तो हम तो बहुत परेशान है क्योंकि उनकी जिंदगी पे पहले भी बहुत अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें फिक्र भी है। लेकिन हमें ये पता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचे भी ना। अगर किसी ने कोशिश भी की, यकीन करें इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये कोई इनका ख्याल है कि यहाँ पे रहेंगे या ये हुकूमत करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सब अपनी मौत खुद मर जाएंगे। जब आप इनको लेकर सवाल उठाती हैं तो ये इनमें आपका इशारा किसकी तरफ है? ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? और असल में अगर किसी एक शख्स की बात की जाए जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, तो वो कौन है जिसके कहने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में? देखें, ताकत तो आपको पता है कि हमारे जो फौजी हैं उनके पास है, और आसिम मुनीर साहब के पास ताकत है, और उन लोगों ने इनको हुक्मरानी के लिए बैठाया है। ये लोग इलेक्शन पूरी तरह हार चुके थे, 17 सीटें थी, उन्होंने इनकी पीटीआई की सीटें सारी लेके इनको दी और इनको हुक्मरानी के लिए बैठाया। और जुल्म इंतहा का इसलिए ये जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इनका ख्याल है कि सबसे बड़ी ताकत इनकी है। लेकिन हम
जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में, हम कहते हैं ताकत अल्लाह की है। और इमरान खान बहुत ईमान वाले स्ट्रॉन्ग इंसान है, जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी। वो इनका मुकाबला करें जेल में बैठ के। ये लोगों ने जेल कभी काटी नहीं, ये 1-2 महीने बाद डील करते थे, इनसे माफी मांगते थे और ये बाहर चले जाते थे। अब ये लोग चाहते होंगे कि इमरान खान भी ये करें, तो इनको ये नहीं पता कि इमरान खान एक रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है। एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और आज वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़कर 8% के आंकड़े को पार कर लिया है। अब जितने लोग भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, खत्म इकोनॉमी, सब कुछ बर्बाद हो गया, चौपट हो गया कह रहे थे, उनको ये नंबर्स देखने चाहिए। नंबर्स आपके सामने है। भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक, यानी एनएसओ जो कि नंबर्स जारी करता है, उसके मुताबिक जुलाई से सितंबर महीने की दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। 8.2% दर्ज हुआ है। जूम इन कीजिए, जो पहली तिमाही से भी ज्यादा है। पहली तिमाही में 7.8% था, जो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इस बार 8.2% तक ये पहुंच गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 44,94,000 करोड़ रुपए की थी, जो इस साल की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़कर 48 लाख, ये देखिए 48,63,000 करोड़ रुपए की हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 44.94 लाख करोड़ से कैसे 48.63 लाख करोड़ पर यह दूसरी तिमाही में जीडीपी का विकास हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ दिखाइए, तो पिछली 6 तिमाही में यह भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है। और यह भी ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को क्या कहा था? डेड इकोनॉमी। हम पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ये देखिए 6.5 जो क्वार्टर 1 में था, वहां से 5.6, लेकिन उसके बाद से जो ऊपर की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है, छठी तिमाही में सबसे ज्यादा 8.2%, 7.8 से भी ऊपर बढ़ता हुआ, यानी तेज रफ्तार से सेकेंड क्वार्टर में इस बार आप देख रहे हैं एनएसओ के डेटा के मुताबिक जबरदस्त इजाफा है। राष्ट्रपति मतलब 7.8 से भी ऊपर 8.2 पर चला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो आप देख रहे हैं। 27 अगस्त को 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसी दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% हो गया है, जो नंबर यहां पर है। मुश्किल तो यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करते हैं भारत के इकोनॉमी को लेकर। मुश्किल उन लोगों से है जो बार बार ये भरोसा दिलाना चाहते हैं इस देश की जनता को, किसी तरह से कन्विंस कर देते हैं कि भाई अब तो टैरिफ लग गया, अब तो ये देश बर्बाद हो गया और अब तो सब कुछ डूब जाएगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप को जिंदा रखना जानती है और वो जिंदा रहती है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ा। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो आपको भारत के आसपास कोई नजर भी नहीं आएगा। बड़े देशों में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8% है। दूसरी तिमाही अप्रैल से जून की हम बात कर रहे हैं। जूम इन करके दिखा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो उस पैमाने पर आपको अमेरिका 3.8%, चाइना 4.8%, जापान 1.8%, जर्मनी में ग्रोथ अभी 0 है, ब्रिटेन में 0.1 है। इन देशों की हालत काफी खस्ता है इस वक्त। यूरोप में फ्रांस पे आइए 0.5%, कनाडा 0.1%, रशिया तक, रूस में देखिए 0.6% है और भारत 8.2%। भारत की ग्रोथ रेट में जो जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जो नई ताकत, नई जान दिख रही है, वो इन तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो बार बार भारत की इकोनॉमी पर सवाल खड़े करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो देश के अंदर रहकर बेमानी बातें और ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर से 2022 से हुई है। अगर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों का असर भी इसे काफी हद तक माना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में यह उछाल उस तिमाही में आया है जब जीएसटी सुधारों का पूरा असर अभी दिखा भी नहीं है। जीएसटी दरों में कटौती को 22 सितंबर से लागू किया गया था, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाइए, यहां पर 22 सितंबर 2022 को लागू किया गया था, जबकि ये आंकड़े जुलाई से सितंबर महीने के ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरी तिमाही आएगी
उसमें ये ग्रोथ रेट और ऊपर जा सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में लगातार अपनी जगह बना रही है। अभी तो जुलाई से सितंबर के ही आए हैं आंकड़े, जब तीसरी तिमाही में और आगे बढ़ सकता है। अभी सेकेंड क्वार्टर का ही आपने देखा है, तीसरी तिमाही में हो सकता है ये रफ्तार और भी ज्यादा दिखे और ये साफ संकेत है कि ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके मुताबिक पहले दीपावली के फेस्टिव सीजन पर भारत के लोगों ने 6,05,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जो नेपाल जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और अब भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। तो एक दिलचस्प बात हम आपको बताना चाहते हैं, अनुमान है कि इस सीजन में 46 लाख से ज्यादा शादियां होने वाली हैं, शादी इस सीजन में, जिन पर भारत के लोग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 6.5 लाख करोड़, 46 लाख शादियां हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा शादियां हो सकती हैं। यहां पे जूम इन कीजिए, 46 लाख से ज्यादा शादियां हो सकती हैं और इन सब पर 6.5 लाख करोड़ इंडियंस खर्च करेंगे सिर्फ शादियों पर। यानी औसतन अगर आप देखिए, हर शादी पर 14 लाख रुपए खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 14 लाख। और इसका सोर्स है हमारे जैसे हमने आपको बताया, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और इससे यह भी साफ दिखता है कि भारत के लोगों की खर्च करने की ताकत तेजी से बढ़ रही है और इसी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। जो मोबिलिटी हम देख रहे हैं और जो जबरदस्त जीडीपी में ग्रोथ देख रहे हैं, उसके पीछे ये वजह मानी जा सकती है। भारत साल 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में जापान और रशिया जैसे देशों से भी आगे निकल गया है। इस इंडेक्स में भारत एशिया का अकेला ऐसा देश बन गया है जिसे मेजर पावर कंट्री माना गया है और अमेरिका और चाइना को छोड़कर बाकी सभी देश भारत से पीछे हैं। इस इंडेक्स को ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है और इस इंडेक्स की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसमें एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी के कारण उसे पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि चाइना को दूसरे स्थान पर रखा गया है और इन दोनों देशों को एशिया में सबसे बड़ी सुपर पावर्स माना गया है। इसके बाद मेजर पावर कंट्री में तीसरे स्थान पर भारत है और बाकी सभी देशों को इसमें मिडिल पावर कंट्री माना गया है। इनमें जापान चौथे, रशिया 5वें, ऑस्ट्रेलिया 6ठे, दक्षिण कोरिया 7वें, पाकिस्तान 16वें, बांग्लादेश 20वें, श्रीलंका 21वें, नेपाल 25वें स्थान पर है। और इससे आप भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस एशिया पावर इंडेक्स में किसी भी देश को 8 पैमानों पर परखा जाता है, जिसमें आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, डिफेंस नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव और आर्थिक रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। और भारत में इनमें आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता के पैमाने पर जबरदस्त ताकत दिखाई है और ये इंडेक्स कई मायनों में अहम होते हैं। इनसे यह भी पता चलता है कि किसी भी देश में आर्थिक और राजनीतिक हालात कितने स्थिर हैं, वो देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है। दूसरा, ये इंडेक्स हमने आपको इसलिए भी दिखाया क्योंकि आज इसकी कहीं कोई बात नहीं हो रही। पश्चिमी देशों के जिन इंडेक्स और रिपोर्ट्स में भारत की खूब आलोचना हो कि यहां तो भूखमरी बहुत ज्यादा है, यहां तो सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसकी गूंज आप सोशल मीडिया पर सुनेंगे। लेकिन जहां पर अच्छी रैंकिंग होती है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता और भारत को सबसे खराब रैंकिंग जब दी जाती है तो उस पर चर्चा हर जगह छाई रहती है। आज भी यही हो रहा है। एक बार फिर से भारत की ताकत को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया, रशिया को अलग थलग करने के लिए भारत पर कई तरह के दबाव बनाए, तब ऐसे वक्त में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया में जिन दो देशों की दोस्ती को सबसे मजबूत माना जाता है उनमें रशिया और भारत की दोस्ती भी शामिल है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब रशिया और भारत मजबूती से एक दूसरे के लिए खड़े रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सैन्य क्षमता को विकसित करने में रशिया की एक बड़ी भूमिका रही है। शुरुआत से ही भारत ने सबसे ज्यादा हथियार हो, लड़ाकू विमान हो,
रशिया से खरीदे। और आज जब भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, तब भी रशिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज भारत मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल को रशिया के साथ मिलकर ही विकसित कर रहा है। और अब रशिया ने भारत को एक नया ऑफर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। और यह ऑफर रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को, Su-57 जिसे कहा जाता है, Su-57 को लेकर है, जिसे रशिया भारत में ही विकसित करने के लिए तैयार है। और अगर भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पहली बार ऐसा होगा जब हमारी वायुसेना मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करेगी और ये लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर एक ऐसी डील भी हो सकती है जिसे पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों में खलबली मचना तय है। यह डील S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है, जिसे भारत सुदर्शन चक्र कहता है। भारत रशिया से 5 नए S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। और भारत की योजना यह है कि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अपनी सभी सीमाओं को हवाई और मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, चारों तरफ से। और इसमें S-400 एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और सोचिए, अगले हफ्ते जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, तब ये डील होगी, तो इससे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका कितना बड़ा संदेश जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन साल 2021 के बाद भारत आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की कई बार मुलाकातें हुई हैं, जिनमें पिछली मुलाकात काफी चर्चित रही थी। इस वक्त चाइना में SCO समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के साथ उनकी कार में बैठकर होटल तक जाएं। तस्वीरें सबने देखी। हालांकि यहां राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, इसीलिए उन्होंने अगले 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी के बाहर आने का इंतजार किया और यह कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही वहां से रवाना होंगे। तो इससे आपको यह भी पता चलेगा कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कैसे रिश्ते हैं। वैसे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज हुए थे। और उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि शायद भारत अब चाइना और रशिया के खेमे में चला गया है। और इस बार भी जब पुतिन भारत आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी, तो इस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया अपनी नजरें गड़ाकर बैठी रही। मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। पिछले 7 दशकों के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल में यदि एक स्थिर सच्चाई है तो वह है भारत तथा रूस के बीच सशक्त संबंध। हम एक ऐसे देश के राष्ट्रपति के रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं जिसके साथ हमारे अद्वितीय संबंध है। विजुअल स्टोरीज दिखाते हैं आपको, प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें उन्होंने भारत को विश्व विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों की मेहनत, उनका संघर्ष, उनका जज्बा कितना सम्मान करते हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया बल्कि काफी लंबी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस विजेता टीम की सदस्यों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी, उनकी मेहनत, टीम वर्क और जज्बे की खूब तारीफ की और अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो सामने वाले की जमानत जब जब्त हो जाती है, डिपॉजिट जब्त हो जाती है, तो लोग कहते हैं कैसे इंसान हो तुम,
उसकी जमानत भी खा गए। आप लोगों ने इस बार खेल में किसी को 10 ओवर में वापस पेविलियन भेज दिया, 3 ओवर में भेज दिया। तो ये इतनी क्रूरता क्यों करते हो आप लोग? भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को क्रिकेट बैट भेंट किया जिसमें खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे। पीएम मोदी ने भी एक क्रिकेट बॉल पर हस्ताक्षर किए। इस टीम ने फाइनल में नेपाल को हराया और सबसे खास बात यह थी कि भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। पूरे देश को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है और जिन महिलाओं ने ये जीता है वाकई बड़ा अचीवमेंट है। अब आपको अजब गजब मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं, जहां आए दिन भ्रष्टाचार, लापरवाही से कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि लोग पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। कभी 90 डिग्री का पुल, कभी कम हाइट वाली मेट्रो लाइन, कभी बिल्डिंग से मीटिंग हॉल गायब। अब एक पंचायत में कम्युनिटी हॉल बनना था, लेकिन उसकी जगह जो बनाया है उसे देखकर लोग यही पूछ रहे हैं कि किसने बनाया ये मुजस्समा। फिलहाल इस भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर ने रिकवरी नोटिस भेज दिया है। देखिए आप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की एक पंचायत में गजब कारनामा हो गया। वहां 16 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण होना था, लेकिन जो बनाया गया उसे 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए और सोचिए आखिर क्या है ये। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण विधायक निधि से होना था, लेकिन फर्जी बिल लगाकर पैसा निकाल लिया गया और 15 पिलर का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यहां भगवान शिव की 51 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। यानी सामुदायिक भवन की राशि अवैध तरीके से निकाल ली गई। शिकायत और जांच के बाद अब कलेक्टर ने सरपंच, सचिव, संबंधित इंजीनियर, सब इंजीनियर, तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अधिकारी को पैसा रिकवरी का नोटिस थमा दिया है। और अब आपको अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे लेकर लोग दो धड़े में बटे हुए हैं। इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक मस्जिद के मौलाना से भारत माता की जय बोलने से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, जबकि मौलाना ये कह रहे हैं कि भारत माता कैसे हो सकती। हम सुनने में आया। अरुणाचल प्रदेश के एक वीडियो की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें कुछ लोग एक मस्जिद के 2 मौलानाओं से सवाल जवाब कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते हो, कैसे इंडियन हो? तुम भारत माता की जय नहीं बोलते तुम कैसे तुम इंडियन का? इस पर मौलाना जवाब देता है कि भारत माता कैसे हो गई, माँ एक ही होती है जो जन्म देती है। इसके अलावा कुछ और कड़े सवाल भी ये लोग इन मौलानाओं से करते हैं, जिसका वो ठीक से जवाब नहीं देते। इस वीडियो में जो लोग मौलाना से सवाल जवाब कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के एक संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं। ये संगठन लंबे समय से अवैध मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अब इन लोगों का कहना है कि अवैध मस्जिद को बंद किया जाए, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो कब का है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पंजाब के लुधियाना से हुई है और इस गैंगस्टर का नाम बंधुमान सिंह सिक्खो है, जो गोल्डी ढिल्लो गैंग का खास गैंगस्टर, खास हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से कई आधुनिक हथियार हासिल किए हैं और आरोप है कि इसने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की साजिश रची थी और शूटर से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक सब कुछ इसी ने मुहैया कराया। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में फायरिंग करने के बाद ये गैंगस्टर बंधुमान सिंह भारत आया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो से संपर्क में था। क्राइम ब्रांच ने इसे कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया। इस गैंगस्टर ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को गाड़ी और हथियार दिए थे। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि कैप्स कैफे पर 3 बार हुई फायरिंग में किस किस की भूमिका है और इसके पास हथियार कहां से आए, इसे लेकर सख्त पूछताछ की जा रही है। साल 2023 द यूएस सर्जन जनरल्स एडवाइजरी आई थी। इसमें बताया गया था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य खराब रहती है। अब देखिए, उनमें चिंता हो, अवसाद हो, एंजाइटी, तनाव, स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा, नींद नहीं आना, इनकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इस एडवाइजरी में बताया गया था कि सोशल मीडिया की वजह से युवाओं के अंदर एक नकारात्मक, एक नेगेटिव सोच आ रही है।
वो हर चीज में उनको लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये गलत है, वो गलत है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की भावना भी महसूस करने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें चिंता जताई गई थी कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कॉलेज गोइंग युवाओं में सबसे ज्यादा डिप्रेशन देखा जा रहा है। सोचिए कितनी गंभीर बात है। भारतीय युवाओं का भी यही हाल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल या कहें कि मोबाइल फोन से चिपके रहने की आदत उनमें एक तरह का नशा बनता चला जा रहा है। बड़े विनम्र रूप से हम आपसे आज ये खबर दिखाना चाह रहे हैं और एक विनती करना चाह रहे हैं। देखिए, साल 2024 में IIM रोहतक की एक स्टडी ने बताया कि हमारे देश के युवा प्रतिदिन 6 से 7 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कुछ मीनिंगफुल देखने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर किसी ऐसे पॉडकास्ट के जरिए जिससे आपके टॉपिक पर आपकी जानकारी बढ़ रही है, ऐसा कुछ देख रहे हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप सोचिए कि स्क्रीन टाइम 7 घंटे होना, कितने घंटे हम जगे रहते हैं दिन भर में, उनमें से 6 से 7 घंटा स्क्रीन पर नजर। इसका मतलब यह हुआ कि देश का युवा अपने प्रोडक्टिव दिन का 25% हिस्सा तो मोबाइल फोन में बिता ही दे रहा है। और इस आदत की वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आंखें हमेशा जलती रहती हैं क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस परेशानी से निपटने का एक ही रास्ता है, मोबाइल फोन से 2 हफ्ते की दूरी सबसे जरूरी। मेडिकल रिसर्च जर्नल जामा ओपन नेटवर्क में एक नई स्टडी आई है। इसमें बताया गया है कि मोबाइल फोन से केवल 2 हफ्ते की दूरी रखकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 2 सप्ताह ट्राई करके देखिए। इस स्टडी में पाया गया कि जिन युवाओं ने करीब 1 से 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया डिटॉक्स किया, उनमें डिप्रेशन के लक्षण करीब 25% नीचे तक कम हो गए। सिर्फ यही नहीं, युवाओं में जो इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, अनिद्रा, उसकी शिकायत करीब 15%, एंजाइटी यानी एक हमेशा एक डर, एक रेस्टलेसनेस, उसके लक्षण करीब 16% कम हो गए। तो आपकी जिंदगी में पूरा बदलाव आ सकता है। शोधकर्ताओं ने अपनी स्टडी में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 18 से 24 वर्ष तक के युवाओं को शामिल किया था। उनसे कहा गया कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक लें और अपने सोशल मीडिया ऐप के इस्तेमाल को रोजाना 2 घंटे से घटाकर केवल 30 मिनट तक लेकर आए। सोशल मीडिया के कम इस्तेमाल का इन लोगों पर पॉजिटिव, सकारात्मक असर देखा गया। स्टडी से एक अच्छी बात यह पता चली कि जिन युवाओं में अवसाद के लक्षण पहले से थे, उन्होंने जब मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो उनके लक्षणों में कमी देखी गई। यानी अगर कोई व्यक्ति निराशा, अवसाद, अनिद्रा की समस्या महसूस कर रहा है तो अगले 2 हफ्ते मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखिए, आपको कुछ सुधार जरूर महसूस होगा। इस स्टडी में पाया गया कि युवाओं के लिए फेसबुक, एक्स को छोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इनसे ब्रेक लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और वहां पर तो टिकटॉक भी था। तो आज हम आपको 1 वीक सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज भी देते हैं। आपको सिर्फ 1 हफ्ते तक मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना है। आपके पूरे 1 हफ्ते तक अपना स्क्रीन टाइम प्रतिदिन केवल 30 मिनट तक करना है। अगर आप इसमें सफल हुए तो आपकी डिटॉक्स जर्नी का वीडियो हम अपने शो में ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर दिखाएंगे। अपने आप को आप वीडियो बनाकर रखिए एक छोटा सा। हमेशा दूर रहिए फोन से, सोशल मीडिया से दूर रहिए। आपको बस करना यह है कि अपने मौजूदा स्क्रीन टाइम की फोटो लीजिए, फिर अगले 1 हफ्ते तक स्क्रीन टाइम को प्रतिदिन 30 मिनट पर लेकर आइए और इसकी तस्वीर हमें भेजिए। अब देखना यह है कि हमारे 1 वीक सोशल मीडिया डिटॉक्स चैलेंज में आप में से कितने लोग सफल होंगे।